हाँ तो चलो देखते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जो अपवर्तन बता रहे थे उससे मैंने आपको उसमें 3 न्यूमेरिकल बता दिए थे। उसी के आगे आप 2-3 न्यूमेरिकल और देख लीजिए। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है फिर मैं बताता हूँ। चलो देखते हैं। न्यूमेरिकल ये है कि अगर मान लीजिए दो ऐसे पैरेलल रेज है, मतलब दो पैरेलल यहाँ पर जो लाइन दिए गए, दो अपवर्तक पृष्ठ हैं अलग अलग। एक अपवर्तक पृष्ठ ये है, एक अपवर्तक पृष्ठ ये है। सपोज करिए इसके इधर एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, और जो माध्यम इधर है उसी प्रकार का माध्यम इधर है, इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 भी है। ठीक ना, यहाँ n1, यहाँ n2, यहाँ n। ठीक ना, मतलब ये समझिए कि जैसे पात्र है, कोई बर्तन है, उसमें लाइट जो यहाँ पर पास हो रही है, यहाँ पर जैसे पात्र ये चीज आप देख रहे हो, इसमें पानी नहीं भरा हुआ है, ये पूरा खाली है। मतलब यहाँ पर क्या है, एयर है। एक प्रकार का माध्यम हुआ, लाइट यहाँ से आई, यहाँ पर पड़ी, यहाँ पर क्या है, ग्लास है, तो यहाँ दूसरा माध्यम हुआ। इसको जब पास करेगी, पास करने के बाद यहाँ फिर आ जाएगी, इधर से क्या होगा, एयर होगा, एक माध्यम ही होगा। ठीक ना, तो जैसा माध्यम यहाँ पर वैसे माध्यम यहाँ पर, बीच वाला माध्यम अलग है, यही बीच वाला माध्यम अलग है। तो सपोज इस समय आप इसी प्रकार का रखिए, और इसमें देखो मैं आपको इसमें जो क्वेश्चन है क्या पूछना चाह रहा है, पूछ रहा है इस तरह की ऐसी इंसिडेंट करवाई गई है। ठीक ना, और उसके बाद रेत इस प्रकार से निकली हुई है, थोड़ा यहाँ पर आई है, फिर यहाँ पर अभिलंब खींचा गया है, उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसे दिखाया गया है। आपसे पूछा जा रहा है ये एंगल जो है ई है और ये एंगल जो है आई है। ठीक ना, कहा रहा सिद्ध कीजिए आई जो होगा ई के बराबर होगा। प्रूव दैट आई इक्वल टू क्या होगा, ई होगा। आई क्या है, आपतन कोण, ई क्या है, निर्गत कोण है। ठीक ना, निर्गत कोण है, दोनों आपको दिखाने हैं क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही चीज आपको प्रूव करना है। ठीक ना, ये मेरी बात यहाँ पर प्रूव करना, देखते हैं कैसे आप प्रूव करोगे। केवल आपको स्नेल का नियम लगा देना, अपवर्तन का नियम लगा देना और चीज प्रूव हो जाएगा। ये अगर आई यहाँ पर मान के वाला कोण आप जान रहे हो क्या, दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण मान लेना आर है। जब ये आर हो गया तो ये क्या बन जाएगा, आर, क्योंकि देख रहे हो फिगर कुछ ऐसे बना हुआ है, और जब भी जब ऐसा फिगर बने, ये लाइन और ये लाइन, ये वाली अभिलंब रेखा एम डैश वाली और ये वाली अभिलंब रेखा एम डैश वाली, दोनों आपस में पैरेलल है। ये और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल हैं। एकांतर कोण, एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर यहाँ आ तो यहाँ भी आ। अगर हम पहले और दूसरे माध्यम के लिए स्नेल का नियम लगाएं तो क्या बनेगा, देखते हैं। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ। अगर स्नेल के नियम का आप प्रयोग करते हो, प्रयोग करने पर क्या मिलेगा, पहले यहाँ से n1 से n2 जा रहा है, तो n2 बराबर क्या आएगा, sin i बाई sin r। तो यहाँ पर sin i लिखोगे बटे यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा हूँ sin i और यहाँ लिखा जाएगा sin r। तो आप 1n2 को ऐसा भी लिख सकते हो, चाहे 1n2 लिखो, चाहे n2 बाई n1 लिखो। ठीक ना, ये यहाँ मल्टीप्लाई करा लो, ये आ जाएगा n2 sin r इक्वल टू क्या आ जाएगा, n1 sin i। ये आपका मिल गया। इसे आप मान लेना इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 मान लेना। अब यहाँ से यहाँ ये जा रहा है, अभी दूसरे माध्यम से दूसरे माध्यम से यहाँ वाले पहले वाले माध्यम में पहुंच जा रहा है। तो यहाँ पर लिखोगे फिर दूसरे और तीसरे, मतलब n2 से n1 के लिए, तो यहाँ पर n2 से अगर n1 में जा रहा है, इसके लिए हम देखते हैं। तो जब इसके लिए आप देखोगे क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ को जा रहा है, तो यहाँ पर अपवर्तनांक अपनी बार 2n1 लिखा जाएगा, तो यहाँ पर लिखोगे 2n1। ठीक ना, 2n1 अपनी बार आपतन कोण आपका क्या बन जाएगा, r बन जाएगा। आपतन कोण यही वाली किरण आपतित होगी। इस दोनों में जब हम देखेंगे ये वाली किरण हमारी क्या होगी, जो ये वाली रेखा होगी वो आपतित किरण होगी, और जो ये वाली रेखा होगी क्या होगी, अपवर्तित किरण होगी। ये वाला कोण क्या कहलाएगा, आपतन कोण, क्योंकि आपतित किरण अवलंब की मध्य का कोण आपतन कोण होता है, और ये अपवर्तन कोण और अवलंब के बीच का कोण क्या कहलाएगा, अपवर्तन कोण कहलाएगा। ये आपतन कोण हो गया, ये अपवर्तन कोण हो गया। तो r आपकी बार में क्या बनेगा, आपतन कोण बनेगा, बटे क्या लिखोगे, अपवर्तन कोण कितना है, e है। तो चाहे आप 2n1 लिखो या इसी को मैंने आपको बताया है n1 बाई n2 भी लिख सकते हो। तो इसको आप n1 बाई क्या लिख सकते हो, n2 बराबर यहाँ पर क्या आएगा, sin r अपॉन sin e। ये आएगा, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर आ जाएगा n2 sin r बराबर, यहाँ पर लिख सकते हो n2 sin r बराबर n1 sin e, n1 sin e। ये इक्वेशन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। जब दोनों इक्वेशन यहाँ पर आप बना लोगे, अब
अब यहाँ देखते हैं कि दोनों इक्वेशन बन गए। दोनों इक्वेशन में देख रहे हो एक टर्म में दोनों के इक्वल है, एक पक्ष एक साइड इक्वल है, यहाँ भी उतने हैं यहाँ भी उतने हैं। जब दोनों की साइड इक्वल है दूसरा साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब दूसरा साइड आप इक्वल करो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखोगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1 हुआ 2 से आपको क्या मिलेगा, एक पक्ष बराबर से दूसरा वाला पक्ष भी आप बराबर कर देना तो आ जाएगा यहाँ पर n1 sin i बराबर n1 sin e, n1 sin e, n1 से n1 कैंसिल हो जाएगा, sin i इक्वल टू sin e आ जाएगा। जब ये चीज आप इक्वल करोगे तो यहाँ पर i बराबर क्या मिलेगा, ये दोनों में कंपेयर करने पर क्या आ जाएगा, i बराबर ही आ जाएगा। इसका ये मतलब हो गया क्लियर कि चाहे दो पैटर्न रेज लिए, दो पैटर्न यहाँ पर आपको तब लिए जाए या दो से ज्यादा लिए जाए, हमेशा ये वाला कोण जो यहाँ पर होगा वो लास्ट वाले में जो यहाँ पर कोण बनेगा निर्गत कोण जो होगा वह उसी के बराबर होगा। अगर यहाँ आई है तो वाला कोण भी आई ही होगा, मतलब यहाँ जो कुछ भी लिखा होगा इसका न्यूमेरिकल वैल्यू इसके बराबर हमेशा होगा। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो आप बैक करके इसी को फिर से देख सकते हो, ठीक है ना। अब चलो दिखाते हैं आपको दूसरा न्यूमेरिकल इसी पर जो है अगर सघन माध्यम से अगर प्रकाश सघन माध्यम से कहा जाता है विरल माध्यम में, अगर प्रकाश सघन माध्यम से कहां को जा रहा हो, विरल माध्यम को जा रहा होता तो अभिलंब से दूर हट जाता है। ये बात आप कैसे प्रूव करोगे, ठीक है ना, या ये बात कैसे प्रूव करोगे जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम को जा रहा होता तो अभिलंब के पास आ जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। इस बात को आप कैसे प्रूव कर पाओगे, तो थोड़ा इसको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले इसी को समझा रहा हूँ और वो इसमें भी आप वही समझिए स्नेल का नियम ही लगाया जाएगा इसमें भी। अब जितने भी न्यूमेरिकल आप अभी पढ़ोगे उन सभी में आप पोर्टल में समझ आइए केवल स्नेल का नियम ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक पोर्टल कर लिया गया यस एस डैश, यहाँ पर एक इधर का जो माध्यम है मान लेता हूँ ये माध्यम विरल है, और ये वाला जो माध्यम है जहाँ से प्रकाश जा रहा है, प्रकाश जिस माध्यम में जा रहा है माध्यम कैसा है, सघन है। तो यहाँ पर देखिए एक किरण मैंने यहाँ पर इंसिडेंट करवाया है ये वाला, और यहाँ पर अभिलंब खींच दिया गया है n डैश, ये अभिलंब खींच दिया गया n डैश, ये किरण यहाँ पर ये भी इंसिडेंट करवाया गया। अब बताओ ये विरल सघन में जा रहा है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, यही चीज आपको प्रूव करके दिखाना है। जब प्रूव करके दिखाना तो ये n1 हो गया, इसका आप अपना v1 लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो, इसका अपना मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ n2 बराबर v2 लिख सकते हो। तो थोड़ा प्रूफ यहीं पर मैं करके दिखा दे रहा हूँ, इसका जो प्रूफ होगा बस इतने में मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक ना। ये वाला माध्यम विरल है और ये वाला माध्यम सघन है, इसका अपवर्तनांक ये है, इसका अपवर्तनांक n1 इसी v2 से बराबर होगा, ठीक है ना। जब इतना पार्ट आप यहाँ सॉल्व करोगे देखते हैं क्या होगा, ठीक है ना। अब पहला काम आप इसमें स्नेल का नियम लगा दीजिए। स्नेल का नियम अगर आप लगाओगे sin i by sin r हो जाएगा, सॉल्व करते हैं, ठीक ना। sin i by sin r, sin i by sin बराबर क्या लिखते हो 1n2 लिखोगे, मतलब विरल माध्यम के साथ सघन माध्यम का अपवर्तनांक, क्योंकि पहला माध्यम क्या है विरल, दूसरा क्या है सघन, तो आप इसका मतलब लिखोगे 1n2, इसका मतलब होगा n2 by n1। ये सघन माध्यम का अपवर्तनांक हो गया, ये क्या हो गया विरल माध्यम का अपवर्तनांक हो गया। तो यहाँ पर क्या वैल्यू है sin i by sin r बराबर जो n2 by n1 आया, अगर उसे आप स्पीड में कन्वर्ट करो तो लिख सकते हो v1 by v2 लिख सकते हो। ये जानते हो कि विरल माध्यम में चार्ज जो होती है ज्यादा होती है और सघन माध्यम में जो चार्ज होती है v2 कम होती है, तो ऊपर की क्वांटिटी ज्यादा होगी नीचे क्वांटिटी कम होगी। अगर ऊपर बड़ा हो गया नीचे छोटा हो गया मतलब इसका मान इससे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अंश बड़ा है छोटा है, अगर अंश बड़ा है छोटा हमेशा वैल्यू 1 से बड़ा आता है, इसका मतलब वो वैल्यू जो होगा 1 से बड़ा हो जाएगा। जब वो वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा लिखोगे क्योंकि v1 ग्रेटर देन v2 होगा, विरल माध्यम चार्ज सघन माध्यम से ज्यादा होती है सॉरी, तो इसको लेते हैं v1 by v2 जो होगा, इसलिए यहाँ पर v1 by v2 ग्रेटर देन क्या होगा 1 होगा, इसका मान इससे बड़ा होगा। और यही चीज किसके बराबर है sin i by sin r के बराबर है, इसलिए क्या लिख सकते हो sin i by sin r, इसका मान क्या होगा इससे बड़ा होगा। इसको आप यहाँ भेजोगे क्या मिल जाएगा sin i ग्रेटर देन क्या आएगा sin r आएगा। अगर कंपेयर करते दोनों में i ग्रेटर क्या होगा r होगा।
मतलब कि आपतन कोण बड़ा है और अपवर्तन कोण छोटा है। ये एंगल आपका बड़ा होगा, ये एंगल बड़ा होगा और ये एंगल क्या होगा, छोटा होगा। अब आप सोचो अगर ये ऐसे जाएगी तो ये वाला एंगल आपका बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो अभिलंब जैसे यहाँ खींचो, अगर आप अभिलंब से दूर हट जाएगी तो ये वाला एंगल, ये वाला जो यहाँ पर झुकाव देख रहे हो ये ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आर यहाँ पर क्या होगा, छोटा होगा। जब आर छोटा होगा इसका मतलब वो तभी हो पाएगा जब अभिलंब की ओर झुक जाएगा, तभी ऐसा हो पाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हो आर आपके बार आपको क्या मिल जाएगा, आर जो होगा आई क्या मिल जाएगा, छोटा। अगर आई बड़ा है आर छोटा है, इसका मतलब प्रकाश कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा होगा, सघन में जा रहा होगा। ये बात तो क्लियर हो गई है। यही बात आपको क्यों बता दिया जाता है, विरल सघन में जाने पर प्रकाश में जो होती है अभिलंब की तरफ छूट जाती है, जिसको मैंने प्रूव करके आपको दिखा दिया है। आप इसको बैक करके देख सकते हो, अगर नहीं समझ में आया होगा इस बात में तो। इसी का उल्टा अगर बताया जाए ये चीज, अगर प्रकाश में सघन माध्यम से जा रही हूँ कहाँ को, विरल माध्यम को, ही केवल मैं दूसरा चेंज कर दे रहा हूँ, विरल माध्यम में जा रही है, तब क्या होगा, तब भी आप इसमें एंगल लगाइए और अब की बात साइन आई बाई साइन आर बराबर क्या होगा, साइन आई बाई साइन आर का अगर आप यहाँ पर वैल्यू लिखो, क्या लिखोगे, यहाँ n1 बाई n2 मतलब यहाँ विरल माध्यम से आपके सघन माध्यम का अपवर्तन लिखा जाएगा, मतलब लिखा जाएगा 1 n2 लिखोगे, जिससे आप लिख सकते हैं n2 बाई n1, हाँ n2 बाई n1। n2 का मतलब हो गया दूसरे माध्यम का अपवर्तन और n1 का मतलब क्या होगा, पहले माध्यम का अपवर्तन। तो n2 n1 की वैल्यू अगर आप उसको साथ करोगे तो इस चीज को आप ये भी लिख सकते हो v1 बाई v2। अब की बार देखो v1 क्या है, v1 का मतलब पहले माध्यम मतलब सघन माध्यम में चाल, और v2 का मतलब क्या है, विरल माध्यम में चाल। और पता है कि सघन माध्यम में चाल कम होती है, विरल माध्यम में चाल अधिक होती है। अब की बार एक कंडीशन आपको मिला कि v1 लोअर देन v2 हो गया, v1 सघन माध्यम में चाल, सघन माध्यम की चाल विरल माध्यम से कम होती है, इसलिए रिजल्ट इतना आ जाएगा। जब v1 लोअर देन v2 हो जाएगा, इसलिए आप इसको बढ़ाकर ऐसा लिख सकते हो v1 बाई v2 लोअर देन 1 आ जाएगा, इसको हम इधर भेज दिए तो v1 बाई v2 का रिजल्ट इससे छोटा आएगा। और ये v1 बाई v2 किसके बराबर है, sin i बाई sin r के बराबर है। जब वैल्यू sin i बाई sin r के बराबर है तो लिख सकते हो, इसलिए sin i अपॉन sin r इक्वल टू जो मिलेगा sin i और sin r का वैल्यू, इसका जो वैल्यू आएगा यही लोअर देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस चीज को अगर आप यहाँ भेज देते हो, इसको अगर आप यहाँ भेज क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर आपको मिलेगा sin i लोअर देन क्या हो जाएगा, sin r हो जाएगा, sin i लोअर देन क्या हो जाएगा, sin r हो जाएगा। अब इसमें हम देख लेते हैं i कंपेयर करें तो i लोअर देन क्या हो जाएगा। अब की बार आप देख रहे हो आपतन कोण क्या हो गया, अपवर्तन कोण से छोटा हो गया। तो आपतन कोण अगर अपवर्तन कोण से छोटा हो गया तो ये चीज छोटा होगा, इधर में जो दूसरे माध्यम में कोण बनेगा वो बड़ा होगा, तो इसका मतलब प्रकाश किरण झुकेगी तो छोटा हो जाएगा। आज छोटा हो गया बात फुलफिल नहीं हो पाएगी, मतलब की बात में ऐसे जाएंगे और जब ऐसे जाएंगे तो एंगल आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मतलब ये हुआ जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाती है, हाँ अभिलंब से दूर हट जाती है। यही पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया है, ठीक ना। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लेना। अब चलो देखते हैं पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, ठीक ना। एक हेडिंग ये भी है, पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। फिर एक दो न्यूमेरिकल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक ना। किसी को किसी भी न्यूमेरिकल में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर उस क्वेश्चन को मैसेज कर देना, अगले दिन आपको वीडियो के माध्यम से उसका जवाब मैं दे दूंगा, ठीक ना। यह क्वेश्चन अगर छोटा है तो मैं उसको सॉल्व करके क्वेश्चन ग्रुप पर भी दे दिया जाएगा, उसका सलूशन आप वहां से देख भी सकते हो। जैसा भी आप लोग की जैसे डिमांड रहेगी वैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक ना। चलो देखते हैं पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। पार्श्विक विस्थापन, ठीक ना, पार्श्विक विस्थापन इसे बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। पार्श्विक विस्थापन क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए जैसे जब अपवर्तन, ये चीज आपको तब मिलेगा जब अपवर्तन का केस होगा, तभी पार्श्विक विस्थापन का कांसेप्ट आपको समझना होता है। पार्श्विक विस्थापन में आप ये समझिए, फिगर में कुछ अगर ऐसा बनाऊं तो देखो यहाँ पर एक अपवर्तक पृष्ठ का एक स्लैब दिया है, एक कोई अपवर्तक जैसे मान लीजिए कांच का एक पट्टी, कांच की पट्टी होगी, ठीक। इस प्रकार से कोई सरफेस दिया गया है, इसकी मोटाई को मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक जो इसकी चौड़ाई है, इसको आप सपोज कर लीजिए टी है, कुछ भी मान सकते हो, इसकी इतनी चौड़ाई होगी। इस पर स्लैब पर एक रेज आकर इंसिडेंट हुई, देख रहे हो ये रेज यहाँ पर क्या इंसिडेंट हुआ,
मान लीजिए इधर का जो माध्यम है एयर है और ये क्या है, ग्लास है, कांच हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब आप ये बता सकते हो प्रकाश कहाँ से भीतर सघन में जा रही है, तो अवलंब की ओर झुकेगी और सीधे यहाँ तक, क्योंकि अभी तक एक माध्यम है, इतना ग्लास है तो यहाँ तक सीधे आएगी। यहाँ पहुंची, यहाँ पर पहुंचने पर फिर आप यहाँ पर इस सरफेस के लिए अगर देखते हो इस वाले के लिए, तो ये वाली रेज जो इन दोनों के लिए अपवर्तित थी इस वाले सरफेस के लिए आपतित हो जाएगी। जब आपतित हो जाए, क्योंकि इस पर आपतित हो रही है, तो आपतित करने कहलाएगी। यहाँ पर आप एक अवलंब खींचोगे, आपकी बार इस ग्लास से कहाँ जा रही है, इधर भी क्या है, एयर है, अवलंब से क्या हो जाएगी, दूर निकल जाएगी और इस प्रकार से खंड निकल जाएंगी। तो यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर जी में लिख देते हैं, यहाँ सी, यहाँ पर डी हो गया। तो पार्श्विक विस्थापन का मतलब ये होता है कि जो मूल किरण इस पर आपतित की गई है, जो मूल किरण यहाँ पर आपतित की गई मतलब कि ए बी वाली, और जो निर्गत किरण है मतलब कि सी डी वाली, दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी होती है, हाँ परपेंडिकुलर लेंथ है, इसके और उसके बीच की, वही क्या कहलाएगी, पार्श्विक विस्थापन कहलाएगा। जैसे ये वाला पार्ट अगर हम इसको डॉटेड लाइन से, क्योंकि रियलिटी ये है ये ऐसे आ रही है, अगर हम डॉटेड लाइन से इसको आगे बढ़ाएं, ऐसे आगे बढ़ाएं यहाँ पर, ये चीज हो गए, तब यहाँ पर एक जो लंबवत दूरी आप देख रहे हो, ये डिस्टेंस जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ PQ जो लिख रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ से नंबर डाल दूँ ये चीज CD जो लिख रहा हूँ, या CD डैश जो लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर है, तो ये लेंथ या फिर ये लेंथ, यही लेंथ जो होगा CD डैश का लेंथ, या फिर यहाँ पर PQ का लेंथ, यही जो लेंथ होता है, इसी लेंथ का नाम क्या होता है, इसी को बोला जाता है क्या, पार्श्विक विस्थापन बोला जाता है। जो CD डैश लिखा गया या फिर PQ जो लिखा गया है, इसी को आप क्या बोलोगे, ना हटाओ हटाओ, चल रहा है ना, इसी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, ठीक ना, आ रहा है, इसका नाम होगा पार्श्विक विस्थापन। और जो पार्श्विक विस्थापन आप देख रहे हो CD डैश या PQ, इसका जो वैल्यू होगा मैक्सिमम वैल्यू, इसका मान, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, मतलब यहाँ पर मैं नहीं दे रहा हूँ, CD डैश या फिर PQ का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू आप देखते हो, इसका मैक्सिमम वैल्यू बहुत ज्यादा अगर हो पाएगा तो D के बराबर होता है, मतलब जो स्लैब है इसी के विड्थ के बराबर होगा, इससे ज्यादा इसका विड्थ नहीं होता है। आप ऐसा भी कह सकते हो ये इसकी अधिकतम चौड़ाई हो सकती है, जो पार्श्विक विस्थापन होता है जिस अपवर्तक पृष्ठ पर है उसी की चौड़ाई के बराबर हो सकता है, अगर अधिकतम हुआ तब, नहीं तो इससे हमेशा छोटा आएगा। इसका नॉर्मली जो वैल्यू आएगा, तो ये क्या नाम, पार्श्विक विस्थापन जो नॉर्मली वैल्यू आएगा वो इस लेंथ से हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा, ठीक ना। बस आज के लिए मैं आपको इतना ही बताता हूँ, अगले न्यूमेरिकल में आपको साथ कराऊंगा, ठीक ना।